दोस्तों आप तमाम लोगों का स्वागत है बाय द डिप अपना यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सफ़ेद सब्सक्राइब का बटन जो दिख रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। काफ़ी नया यूट्यूब चैनल है अपना, तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हम आपके सामने और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ला सके। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा सोशल मीडिया का सारा लिंक मिल जाएगा, तो उसे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए ताकि जो शॉर्ट अपडेट होता है उस सोशल मीडिया के जरिए आपको जो है कि इंस्टेंटली मिल सके। तो एक कनेक्टिविटी बना रहेगा हमारे और आपके बीच, ताकि उसके वजह से आप एक सही निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ के बारे में, क्या एक डिफरेंस है इसके बीच में। तो आखिर आप डिसाइड किस तरह से करेंगे कि म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है, हम लोगों के लिए बेस्ट है या फिर ईटीएफ बेस्ट है। तो उसे जानने के लिए म्यूचुअल फंड और ईटीएफ से रिलेटेड चीज़ें हमने यहाँ पर नोट डाउन कर रखी है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं। वैसे वीडियो को पूरा देखिए ध्यान से ताकि आपको समझ में आ सके कि इस वीडियो में हम आपके साथ क्या डिस्कस कर रहे हैं। खैर, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहली बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। ट्रेडिंग प्राइसिंग की बात करते हैं म्यूचुअल फंड में। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग प्राइसिंग होता है वो एनएवी पे डिपेंड करता है, लेकिन वहीं ईटीएफ के अंदर में ऐसा नहीं है। यहाँ पे रियल टाइम सब कुछ होता है। रियल टाइम मतलब कि जैसे स्टॉक मार्केट में हम लोग रियल टाइम में बाय एंड सेल करते हैं, उसी तरीके से आप जो है ईटीएफ में भी रियल टाइम में बाय सेल करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। इससे क्या नुकसान होता है आपको रियल टाइम होने से या फिर नहीं होने से, इस पे थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई म्यूचुअल फंड में रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डेट के अनुसार, यानी कि मंथली आप जो है मंथली जो है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो डेट है 5 तारीख। 5 तारीख का आपका जो भी फंड है वो एसआईपी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कट रहा है। उस समय जो एनएवी प्राइस है वो कितना चल रहा है वो ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही लोग देखते भी हैं कि क्या एनएवी प्राइस पर हमें बाय हो रहा है या सेल हो रहा है। लेकिन अगर आप सोचिए कि 5 तारीख को मार्केट नीचे आ गया, संजोग से 5 तारीख को मार्केट जो है कि डाउन हो गया, और जो मॉर्निंग में या एक दिन पहले 4 तारीख को एनएवी प्राइस था 10 रुपया, और वो जब नेक्स्ट डे मार्केट नीचे आ गया तो 9 रुपया 50 पैसे पे आ गया। ठीक है, 9 रुपया 50 पैसे पे एनएवी प्राइस आ गया लगभग दिन के 12-1 बजे के आसपास, और उसी समय आपका जो फंड जो है बैंक अकाउंट से कट चुका है आपका मंथली एसआईपी के लिए। तो क्या ये दिन के 12-1 बजे का जो एनएवी है 9 रुपया 50 पैसा वो आपको मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ बदलाव हो जाता है। बदलाव क्या हो जाएगा आपके साथ? बदलाव ये होगा कि अगर मान लेते हैं कि ये शाम को 3:15 पे जो हमारा स्टॉक मार्केट बंद होता है, वो बंद जब हुआ तो उस समय जो एनएवी का प्राइस था, यानी कि मान लीजिए कि 9 रुपया 45 पैसा भी था आपका एनएवी के प्राइस हो गया, यानी मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर हुआ और यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, जिससे क्या हो गया कि 15 पैसा एनएवी प्राइस आपका ऊपर चला गया। तो वो 15 पैसा जो अधिक में क्लोज हुआ है मार्केट, तो उसी प्राइस पे आपको जो है एनएवी अलॉट कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है आपका म्यूचुअल फंड के अंदर में। वीडियो देखिए लंबा हो सकता है, चीज़ें हम थोड़ा डीपली बताने वाले हैं, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। और अच्छा लगे बात हमारी तो आप चैनल को वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो करके रख ही लीजिए। नेक्स्ट आती है बात यहाँ पर ईटीएफ की। तो ईटीएफ में क्या है कि ईटीएफ में अगर जो कि रियल टाइम यहाँ पर सारा कुछ होता है, और समझ लीजिए कि आप कोई एक ईटीएफ के अंदर में
फंड अपना चाहते हैं लगाना इस महीने के 5 तारीख को, ठीक है। और वो आप रियल टाइम पर ही लगाएंगे, यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप कि 1000 रुपये का आप खुद से SIP कर रहे हैं, मान लो निफ्टी 50 के अंदर में, निफ्टी बीच के अंदर में, ठीक है। एन बीज लिख देते हैं, निफ्टी बीच के अंदर में आप SIP कर रहे हैं हर मंथ 1000 रुपया। और क्या हुआ कि मॉर्निंग में 9:15 में मार्केट ओपन हुआ, किसी कारण से मार्केट डाउन हो गया, उस समय जो कि निफ्टी का प्राइस चल रहा होगा 250 रुपया, मार्केट नीचे आने के बाद 245 हो गया, और 245 पे आपने ऑर्डर लगा रखा या फिर ऑर्डर लगा दिया, जिसके वजह से 245 पर निफ्टी बीज आपका बाय हो जाता है। बाय होने के बाद मार्केट में थोड़ा सा जो है तेजी दिखाती है, और मार्केट जो क्लोज होता है वो 270 रुपया पे क्लोज हो जाता है। तब जाकर आपको जो है कि यहाँ पे ये जो 245 है रियल टाइम प्राइस, उसी प्राइस पे ही कंसीडर किया जाएगा कि आपने खरीदारी कर ली है। जिस तरह से स्टॉक मार्केट में होता है रियल टाइम इन्वेस्टमेंट, उसी तरह से ETF में भी होता है। और यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट मिल जाता है, लगभग 25 रुपये का प्रॉफिट आपका सेम डे में हो जाता है। लेकिन आप तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होंगे या फिर शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडर, तो किसी भी तरह के आप ट्रेडर होंगे तो भी आपको जो है कि यहाँ पे 25 रुपया का तो सेम डे प्रॉफिट हो जाता है 1000 पे। चाहे जितना भी अमाउंट आप लगाते हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ 25 रुपया 1000 का यहाँ पे लगभग कितना 4 निफ्टी बीज जो है कि आप खरीद सकते हैं। तो 25 रुपये के हिसाब से 100 रुपया का आपका सेम डे प्रॉफिट हो गया। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो आप समझ गए रियल टाइम और NAV का क्या यहाँ पे चक्कर है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड में जो मैनेजमेंट होते हैं वो एक्टिव होते हैं। यहाँ पर एक फंड मैनेजर को बैठाया जाता है, 1 2 3 फंड मैनेजर को बैठाया जाता है, और वो फंड मैनेजर जो है आपका म्यूचुअल फंड को एक्टिवली मैनेज करता है। और वो मैनेज करने के दौरान वो एक चार्ज भी लेता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहीं पे ETF की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई फंड मैनेजर नहीं होता है। लेकिन जो ETF कंपनी ETF बनाती है उसका एक होता है फंड मैनेजर, नाम का होता है, क्योंकि उसका कुछ ज़्यादा रोल नहीं होता, जिसके वजह से उसे कुछ ज़्यादा पैसा मिलता उलता नहीं है, ये साफ बात है। एक्सपेंस रेशियो यानी कि खर्च जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी ETF के अंदर, तो मान लीजिए आप एक्सेस का ETF ले रहे हैं, SBI का ETF ले रहे हैं, या फिर निप्पॉन का ले रहे हैं, कोई भी XYZ ETF ले रहे हैं, तो वहाँ पे जो है एक्सपेंस रेशियो, जैसा कि हमने बताया मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट जो है वो खर्च लेता है, वो खर्च एक्सपेंस रेशियो में इंक्लूड होता है। तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे थोड़ा हाई होता है। हाई दैट मीन्स कि 1% से लेकर 2% तक आपको जो है कि यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो देना होता है। अब मान लो कि 1 साल में आपका जो प्रॉफिट है म्यूचुअल फंड से वो 12% या 13% निकल रहा है, जिसमें से 2% लगभग या 1.5% आपका जो है एक्सपेंस रेशियो में ही चला गया। प्लस अगर 1 साल के बाद आप निकाल रहे हैं तो एग्जिट लोड हो सकता है आपका ना लगे। अगर 1 साल से पहले निकाल रहे हैं तो एग्जिट लोड भी आपसे आधा % या कुछ ले लेगा, तो मिला जुला के 2% जो है आपका यहाँ पर खर्च हो ही जाना है। लेकिन वहीं पर अगर ETF की बात करें तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो जो है 0.01% यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्टिवली मैनेज नहीं कर रहा है, यहाँ पर मैनेज आप अपना ETF को आप खुद कर रहे हैं। नेक्स्ट है डीमेट अकाउंट। तो म्यूचुअल फंड के लिए वैसा कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाएं, क्योंकि देखिए आजकल बैंक में भी लोग कर देते, कोई एजेंट भी आपका जो है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवा देता है। बहुत सारे लोग बिना डीमेट अकाउंट के भी म्यूचुअल फंड रेगुलर ऑपरेट कर रहे हैं, और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद ही म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है म्यूचुअल फंड में, लेकिन ETF के लिए आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होता है, तभी जाकर आप ETF को बाय कर सकते हैं। लिक्विडिटी की अगर हम बात करें, लिक्विडिटी मतलब कि आप जब कभी भी अपना पैसा विड्रॉल करना चाहें
तो आसानी से आपको आपका पैसा मिल जाए। तो म्यूचुअल फंड में काफ़ी हाई है, मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आप जब अपना एनएवी को सेल करते हैं तो सेल करने के बाद लगभग 24 से 48 घंटा में आपके बैंक अकाउंट पर आपका पैसा को क्रेडिट कर देता है। अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा कर और खुद से एसआईपी कर रहे हैं, किसी एजेंट के थ्रू नहीं कर रहे हैं, तो अगर किसी एजेंट के थ्रू अगर आप ये म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तो हो सकता है एजेंट आपका ये काम करने में हफ्ता भर समय ले ले। उसके बाद अगर हम ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ पहले जो था उसमें वहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ी कम थी और इसके बारे में चर्चा भी बहुत कम होते थे, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा लोग ईटीएफ को समझे, यहाँ पर लोग आए, इन्वेस्टमेंट हुआ और यहाँ पर भी लिक्विडिटी बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारा ईटीएफ है, बहुत सारे ऐसे ईटीएफ है जिसमें लिक्विडिटी बहुत कम है, बहुत कुछ ऐसे ईटीएफ है जिसमें लिक्विडिटी काफ़ी हाई है। जैसे कि एग्जांपल हमने दिया था निफ्टी बीज का, बैंक बीज का, तो इनका लिक्विडिटी काफ़ी हाई है। गोल्ड बीज का, या फिर आप आईटी बीज का, तो ये सब का लिक्विडिटी इतना ज़्यादा है कि आप आज के आज 2 लाख रुपया उस पर लगाओ, 1 सेकंड में आपका 2 लाख रुपया जो प्राइस पर आप खरीदना चाहते हैं, अगर वो प्राइस टच करता है तो 1 सेकंड में आपका पूरा 2 लाख रुपया का वो ईटीएफ जो है बाय हो जाता है। और अगर आप सेल करना चाहो तो भी 1 सेकंड के अंदर आपका टोटल ईटीएफ सेल भी हो जाता है। तो इसमें लिक्विडिटी की कोई अभी इशू ऐसा नहीं हम देखने को मिला है। एफर्ट नीडेड, यानी कि यहाँ पर आपको अपना ताकत लगाना होता है। जैसे म्यूचुअल फंड में किसी भी तरह कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना एक टाइम अमाउंट फिक्स कर दीजिए कि भैया 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, जो भी तारीख हमारा पेमेंट आने के 5 दिन के बाद जो भी डेट आप तय करना चाहते हैं वो कर दीजिए, और उसी डेट में आपका ऑटोमेटिक जो फंड है वो डिडक्ट कर लिया जाता है म्यूचुअल फंड कंपनी के तरफ से, और आपका ऑटोमेटिक एनएवी बाय हो जाता है। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। लेकिन वहीं पर ईटीएफ में थोड़ा एफर्ट आपको लगाना होता है, जैसे कि आपको ढूंढना होगा कि कौन सा ईटीएफ में अच्छा लिक्विडिटी है, जिसका वॉल्यूम अच्छा हो, प्लस आपको ढूंढना होगा कौन सा स्मॉल कैप ईटीएफ है, कौन सा मिड कैप ईटीएफ है, कौन सा लार्ज कैप ईटीएफ है। तो इस तरह से आपको फाइंड करना होगा। प्लस आपको ये भी पता रखना होगा कि किस प्राइस में हमारी एंट्री हो, किस प्राइस में हम एग्जिट करें। तो ऐसा आपको छोटा मोटा जानकारी रखना होगा एक ईटीएफ के अंदर में इन्वेस्ट करने के लिए। बेस्ट फॉर क्या मतलब सही रहेगा, क्या किस तरीके का सही रहता है म्यूचुअल फंड या ईटीएफ। तो देखिए इसमें हमारा कुछ ज़्यादा ओपिनियन नहीं है सही या गलत का, डिपेंड करता है आप पे कि आपका रिस्क किस तरह से आप लेना चाहते हैं। अगर आप काफ़ी लेट में म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिख रखा है कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप, तो ऐसा कुछ नहीं कि आप स्मॉल और मिड कैप में ही सारा फंड लगा दें। आपको रिस्क को मैनेज करके चलना होता है। आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को एक अलग अलग पार्ट में अमाउंट डिसाइड कीजिए, उसके हिसाब से आप वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम जो है 20 से 25 साल की उम्र में आप करना शुरू किए हैं तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास काफ़ी लंबा पीरियड है। और अगर आपका उम्र 30 साल 40 साल से ज़्यादा हो गया है तो आपका जो है कि रिस्क थोड़ा कम लेना चाहिए, और यहाँ पे आपका लार्ज कैप ज़्यादा हो, मिड कैप हो और स्मॉल कैप थोड़ा छोटा हो। तो इस तरह से आपको एडजस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में, जहाँ तक कि हमें लगता है। और उसके बाद अगर हम ईटीएफ की बात करें तो यहाँ पर ईटीएफ में लार्ज कैप ही बेहतर होता है, क्योंकि लार्ज कैप में वोलेटिलिटी कम होती है, उतार चढ़ाव कम होता है, और यहाँ पर हमारा फंड सिक्योर होता है, जिसके वजह से रिजल्ट भी बेहतर आता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है कि स्टॉक जो होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। लार्ज कैप के स्टॉक अच्छे ही होते हैं, लोग चाहते भी है कि लार्ज कैप में हमारा इन्वेस्टमेंट हो। पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक में अगर कोई करना चाहता है तो लार्ज कैप में ही करता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली स्टॉक पे ना जाकर हम इनडायरेक्टली ईटीएफ के माध्यम से उस स्टॉक, लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो
तो ये तरीका है। आप मिड कैप का भी ETF सेलेक्ट कर सकते हैं और स्मॉल कैप का भी ETF सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमारा कोई खास ओपिनियन नहीं है, लेकिन अपना रिस्क को मैनेज करते हुए ये काम आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कोशिश किया कि म्यूचुअल फंड और ETF के बीच में जो भी छोटी मोटी अंतर है, डिफरेंस है, वो हम आपके साथ डिस्कस करें। फाइनली हमने जो भी यहाँ पर बातें रखी आपके सामने, अगर इसमें से कुछ भी बातें मिसमैच हुई हो या फिर कुछ बदलाव हुआ हो, ऐसा कुछ लगता है आपको पूरे वीडियो देखने के बाद, तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए और इसको और बेहतर क्या किया जा सकता है उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। हम जो है कि नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में आपकी बातें वहाँ पर रखेंगे ताकि लोगों को और ज़्यादा पता चल सके। तो आई थिंक दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड एंड ETF के बीच में डिफरेंट क्या है और म्यूचुअल फंड और ETF में से क्या बेहतर है, वो आप अब तय कर सकते हैं आसानी से। किस तरह से आपको कहां पर और कब इन्वेस्ट करना चाहिए थोड़ी क्लियर हुई होगी और उसके आधार पर आप जो अपना फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका हम लोगों को धन्यवाद। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।